मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। पश्चिम बंगाल सरकार ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है। 22 मई को लिखी चिट्ठी में अम्फन तूफान का हवाला देते हुए बंगाल सरकार ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से कहा कि 26 मई तक राज्य में कोई भी ट्रेन ना भेजी जाए। तूफान का हवाला देते हुए बंगाल सरकार ने कहा कि राज्य की तमाम एजेंसियां राहत और बचाव में कार्य में लगी हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ट्रेन को रिसीव करने की स्थिति में नहीं होगा। क्या संकट के समय में पीएम केयर्स फंड पर सोनिया गांधी का सवाल उठाना सही है? ये मुद्दा गर्म है इसलिए क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर पटना में एफआईआर दर्ज कराई गई। वहां बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी के ट्विटर हैंडल से पीएम केयर्स फंड के बारे में अफवाह फैलाई है। लोगों ने स्वेच्छा से, पूरे भारत की जनता ने पीएम केयर्स फंड में अपना योगदान देने का काम किया। कांग्रेस को ये बात पच नहीं पाई, चूंकि कांग्रेस की नीति रही है शुरू से। आज तक उन्होंने देश को कुछ नहीं दिया, केवल कंगाल बनाने का ही काम किया था। तो कांग्रेस को लगने लगा कि आखिर ये देश एक क्यों है, चूंकि कांग्रेस तो डिवाइड एंड रूल की नीति रखी है, विभाजनकारी तत्वों के साथ रही है। हमेशा उन्होंने ऐसा ही नीति अपनाया है। तो कांग्रेस देख रही है कि इतनी बड़ी वैश्विक महामारी में भी देश इकट्ठे क्यों है। कांग्रेस को पच नहीं पाया और विगत 11 मई से उसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक मैसेज चलना शुरू हुआ सोशल मीडिया पे कि पीएम केयर्स फंड एक फ्रॉड है। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व मीडिया प्रभारी पंकज सिंह हैं, साथ में उनके वकील रत्नेश भी हैं। इन्होंने बताया है कि किस तरह से सोनिया गांधी के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे पीएम केयर्स के बारे में अफवाह फैलाया जा रहा है। इसको लेकर इन्होंने केस किया है, कंकड़बाग थाने में केस किया है। साथ ही ये बता रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार अफवाह फैला रही है उसके खिलाफ लगातार ये आंदोलन भी करते रहेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजय उपाध्याय कांग्रेस से हैं, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री बीजेपी से हैं, राजीव रंजन जेडीयू से हैं और हमारे सहयोगी भी साथ ही साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग ढांडा दिल्ली से। सबसे पहले सवाल मेरा अजय उपाध्याय से ही है। अजय उपाध्याय, ऐसे संकट की स्थिति में इस तरीके से सवाल उठाना आपको जायज लग रहा है? अर्पिता जी, पीएम केयर्स का जो फंड है वो केयर्स फंड कोरोना का फंड है, कोरोना के लिए बनाया गया था, जो उसकी आधारशिला रखी गई थी। और उसमें कितने पैसे आए, अभी जैसा कि एक इंडिया स्पेंड ने सूचना भी दी है कि 96,000 करोड़ के लगभग जो है इसमें पैसे आए और उसमें से 3100 करोड़ रुपए जो है अभी खर्च हुए, टोटल 32%। इसी तरह और भी सारे जो फंड्स हैं, यदि कोई फंड के बारे में पूछा जाना अपराध है क्या? कोरोना में क्या हो रहा है, लोगों को, गरीबों का क्या हालत है, उसके कहाँ खर्च है, टेस्टिंग कैसी हो रही है, उस पे किस तरह के खर्च हो रहे हैं, कितने रुपए आए हैं, उसका उसी संदर्भ में जाना है क्या? ऐसा यदि कोई बात रखी जाए, कांग्रेस यदि कोई बात रखे, ये अपराध है क्या? आप एक पत्रकार होते हुए यदि कोई ऐसी बात पूछेंगी जनहित में और उस पर आप पर एफआईआर कर दिया जाए तो क्या यह सही है? इस तरह से भाजपा इतनी बौखला गई है, ऐसी प्रतिशोध की राजनीति, इतनी ओछी राजनीति, इतनी निम्न स्तर पर। अब आपने देखा गुजरात में अभी आजकल क्या हुआ, वहां पे वेंटिलेशन स्कीम हुआ वेंटिलेटर का, उस पर प्रश्न यदि किया जाए तो आप कहेंगे कि ठीक है। जो उपाध्याय, मैं आपके सवाल का जवाब ले लूं। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री वो ये कह रहे हैं कि सवाल अगर वो पूछ रहे हैं कि इस फंड के पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, तो आम जनता को भी बता दीजिए और पार्टी को भी बता दीजिए। देखिए, पीएम केयर्स के संदर्भ में उसके उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है और पूरा देश जानता है। ये पहली बार सोनिया जी ने ऐसा नहीं किया। ये लोग तो ऑडिट की भी बात करते रहे हैं, जबकि ये लोग इतने नॉन टेक्निकल हैं कि इनको ये पता ही नहीं कि ऑडिट कब होता है और किस रूप में होता है। कोई काम संपादित हो जाता है, उसके बाद उसका होता है, या ईयरली क्लोजिंग के समय उसका ऑडिट होता है। पर ये लोग, ये कांग्रेसी माँ, बेटा, बेटी, ये लोग लगातार केंद्रीय सरकार जो बीजेपी की है या राज्य की सरकार जो बीजेपी की है,
उनके ऊपर लगातार लगे हुए। देखिए मैं ये बतलाना चाहता हूँ, मैं आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, आप चुप रहिए। हम आप बोल रहे थे तो मैंने बोला नहीं, इतना उतावला आप ही लोग होते हैं। अजय उपाध्याय जी, आप चाहते हैं ना जवाब लेना, अगर आप चाहते हैं तो आप बोलते रहेंगे तो जवाब तो नहीं मिलेगा। मैं आप और जो सवाल करना चाह रहे हैं वो सवाल भी मैं आपसे पूछ लूंगी, 1 सेकेंड जवाब लेने दीजिए विजय सोनकर। देखिए मैं बतलाना चाहता हूँ कि पूरे दुनिया में कोरोना का संकट है, केवल भारत में नहीं है, और पूरी दुनिया में पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके कोरोना से लड़ रहे हैं। पर भारत में तो ये लोग लगातार केवल बीजेपी सरकारों से लड़ रहे हैं, केंद्र की सरकार से, राज्य की सरकार से। देखिए विजय सोनकर साहब, ये लोग चाहते हैं कि उस सवाल का मैं जवाब दूंगी। अजय उपाध्याय जो आप पूछना चाह रहे हैं वो सवाल भी आप पूछ लीजिएगा, साथ में जवाब ले लेंगे। लेकिन दरअसल 2 दिन पहले ही, 1 सेकेंड, 2 दिन पहले ही पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाने के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक के शिवमोग्गा में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। ये एफआईआर भी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से किए गए विवादित ट्वीट की थी। उस ट्वीट में कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड का हिसाब मांगा था और दान के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करने का आरोप लगाया था। एफआईआर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस का ट्विटर हैंडल संभालने वाले नेताओं को भी आरोपी बनाया गया है। अजय उपाध्याय जी, आप अपना सवाल भी ले लीजिएगा विजय सोनकर जी से। मेरा एक और सवाल, विजय सोनकर जी देखिए, अजय उपाध्याय जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो आप उस पर एफआईआर दर्ज करवा देंगे। जनहित में प्रश्न करना क्या अपराध है? एक मीडिया के चीफ के साथ क्या हुआ था, हम लोगों ने क्या किया था, आप देखिए ना। अर्णव ने तो केवल सवाल ही तो पूछा था, क्या किया था इन लोगों ने, कितनी गंदी राजनीति। नहीं, टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे रहिए। विजय सोनकर, एक सेकंड, अजय उपाध्याय का भी सवाल ले लूं, फिर उस साथ में जवाब दे दीजिएगा। 1 सेकंड अजय उपाध्याय, लोग केवल सुने। विजय सोनकर ठीक है, अजय उपाध्याय। अजय जी, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ सोनकर जी, सोनकर जी बनारस से आते हैं, जरा ये प्रश्न जो हम लोगों से पूछ रहे हैं, ये प्रश्न जरा अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछ लेते। नहीं, आप दोनों को मैं रोक रही हूँ, अनुराग कुछ कह रहे हैं। 1 सेकेंड, आप दोनों को रोक रही हूँ। अनुराग, सोनकर जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या आप लोग इसलिए एफआईआर करा रहे हैं सोनिया गांधी के खिलाफ क्योंकि कांग्रेस ने अपने राज्यों में आपके नेताओं के खिलाफ एफआईआर कराई, या फिर आपको इस ट्वीट में या इस बहस में कोई मुद्दा नजर आता है? विजय सोनकर, देखिए आप अनुराग जी जो आप प्रश्न कर रहे हैं बिल्कुल उचित कर रहे हैं। मैं अब उसका उत्तर बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने सदैव से, जब से कोरोना महामारी का पीरियड शुरू हुआ है, ये लोग लगातार हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। केवल ये लोग किसी तरह से ये जो योजना फेल हो जाए और देश महामारी के भेंट चढ़ जाए, केवल उसी में ये लोग लगे हुए हैं। ये लोग सीरियस होकर के कोई चीज नहीं करते हैं। ये लोग पीएम केयर्स के बारे में क्या इनको नहीं पता है? अनुराग जी कृपया ये बताइए कि पीएम केयर्स किस लिए बना है, क्या इनको पता नहीं है? और एक एक चीज स्पष्ट है और कहाँ खर्च हो रहा है ये भी स्पष्ट है। ये तो ये सवाल करने पे मीडिया में, तो ये सवाल करने पे एफआईआर कर रहे हैं ना आप ये सवाल करने पे एफआईआर कर रहे हैं ना आप, इस वजह से तो नहीं कर रहे ना कि कांग्रेस ने भी अपने राज्यों में एफआईआर की है, ऐसा तो नहीं है ना? खिलाफ कार्रवाई होगी नहीं, अगर अव्यवस्था कोई करेगा तो उसके खिलाफ नहीं। विजय सोनकर साहब, एक छोटा सा सवाल मेरा कि क्या होना चाहिए आपको, कहा अगर कोई ये पूछ रहा है कि भाई ये पीएम केयर्स फंड है, इसके पैसे कहाँ, किन मजदूरों की मदद अभी तक हो चुकी है, किन जरूरतमंदों तक राशन पहुंच चुका है, इसकी जानकारी अगर कोई मांगता है तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। देखिए जानकारी की बात नहीं। अजय उपाध्याय जी, आप बोलकर उनका ही साथ दे रहे हैं, आप बोलते रहेंगे वो जवाब नहीं देंगे। 1 सेकेंड में आ रही हूँ, रुक जाइए। विजय सोनकर, देखिए ये सवाल पूछने की बात नहीं है, इनके हर प्रश्नों का उत्तर मिलता है, एफआईआर दर्ज क्यों हुई है सर? मिलता है। सीधा सा सवाल ये बता दीजिए, एफआईआर क्यों दर्ज हुई है? यही समय है अव्यवस्था पैदा करने का? नहीं, अगर कोई सवाल पूछ ले रहा है तो उससे अव्यवस्था कहाँ है? इस समय तो देश बढ़ चढ़ करके पीएम केयर्स में फंड दे रहा है, पूछने से अव्यवस्था कहाँ फैल रही है? समझाइए जरा, मुझे समझ नहीं आ रहा। होगा उसका क्या भ्रष्टाचार होगा? कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचारी हैं, इसीलिए अपने ही ढंग से ये लोग सोचते हैं। ठीक है विजय सोनकर, करप्शन में ही पैदा हुआ, उसी में इनका अंत होगा। अब सवाल सुन लीजिए आराम से, सवाल मेरा सुन लीजिए। एफआईआर दर्ज क्यों हुई है?
देखिए एफआईआर इसलिए दर्ज हुई है कि उसमें जो उन लोगों ने बातें कही हैं, ऐसी जो एक सेकेंड, ऐसी क्या बात उसमें कही गई है जो आपत्तिजनक है जिसको लेकर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? विजय सोनकर, ऐसी कौन सी आपत्तिजनक बात उस ट्वीट में कही गई है जिसको लेकर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? बताइए जरा। देखिए इंटेंशन, आप एफआईआर को आप पढ़िए कि उस एफआईआर में सारी चीजें क्या लिखी गई हैं। क्या देश नहीं देख रहा है उसमें एफआईआर में क्या लिखा देश गया? को आप बैठे ना, आप बता दीजिए कि क्या है, और क्या ऐसा क्या आपत्तिजनक है जो खतरा लग रहा था और जिसको लेते हुए एफआईआर दर्ज की गई है? वो उस एफआईआर की कॉपी आप दिखलाइए और इनका ट्वीट दिखलाइए, देखिए उसमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। दिखलाइए जरा आप। नहीं, आपको आप पता अगर है, इस पर बहस कर रही हैं तो जरा उसमें सारी चीजों को विजय दिखलाइए। सोनकर जी, आपको पता है कि देखिए मैं आपको बतलाऊं, अरे विजय ये सोनकर लोग जी, भारत को नहीं इटली पता है बनाने तो की ठीक है कोशिश ना, कर मान रहे लीजिए हैं। नहीं पता, ठीक है, छोड़िए ये उसको, सोनिया इधर तो गांधी घुमाइए का मत। अजय उपाध्याय, और प्रियंका गांधी, आप बताइए ना, प्रियंका जिस तरह अरे से ठीक है अजय अपनी उपाध्याय, नाक रगड़ रही थी उत्तर ऐसा प्रदेश में, आपने ऐसा ये क्या उस राजस्थान में आपत्तिजनक बसों की है जरूरत नहीं उसमें थी? जिसको लेकर क्या एफआईआर दर्ज महाराष्ट्र में होनी बसों की चाहिए थी? जरूरत नहीं अजय थी? उपाध्याय, क्या पंजाब में बसों की अरे विजय जरूरत नहीं सोनकर थी? जी ठीक है, मैडम, सारे पूरे देश भर का आंसर आपने कर लिया, मुद्दे की जवाब आप दिए नहीं। अर्पिता जी उपाध्याय। पूरा देश देख रहा है कि अर्पिता जी पूरा देश देख रहा है। पीएम केयर्स फंड ऑलरेडी रिलीफ फंड पहले से बना हुआ है। आपने पीएम केयर्स कोरोना के लिए बनाया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आम लोगों ने उसमें पैसे दिए हैं। सीएसआर का फंड आपने 53,000 करोड़ रुपया लिया है। 44,000 करोड़ तकरीबन आपने जो है हम आप जैसे लोगों से पैसा लिया गया है, जिसमें सैलरी लोगों ने डोनेट किया है, सेनाओं ने लिया गया। उस पैसा आप चुप रहिए, आप बोलते थे तो नहीं बोला था। आप सोनकर जी, आप यही कल्चर आप लोगों का है जब प्रश्न सुनना नहीं चाहते। ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। राजीव रंजन जी, आपने अगर ट्वीट देखा हो, आपको समझ आ रहा हो कि ऐसा आपत्तिजनक उसमें क्या था, और आपको एक तरफ तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा, दूसरा सवाल मेरा ये कि ऐसे वक्त पर जब देश अभी भी कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है, देश से चल रहा है अभी ये खतरा, और ऐसे वक्त पर ये पूछना इस वक्त पर आपको जायज लग रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पीएम जो केयर फंड है, और अगर आप पीएम नेशनल रिलीफ फंड की बात करें तो इससे ज्यादा आज का जो फंड है ज्यादा डेमोक्रेटिक है, ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, ज्यादा अकाउंटेबल दिखता है। इसलिए कि जिस समय देश को आजादी मिली थी, भारत की संसद का गठन नहीं हुआ था, संविधान नहीं बना था, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पीएम रिलीफ फंड बनाई, और उस रिलीफ फंड में नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट को एक ऑफिसियो उसमें रखा गया। ये दरअसल ये जो दंश और चुभन है, ये इसलिए है कि इसका स्वरूप थोड़ा लोकतांत्रिक ज्यादा हो गया, ज्यादा पारदर्शी हो गया, और इसीलिए कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ये जो नेहरू और कांग्रेस को लेकर के जो उनका एक ऑब्सेशन कहिए, उनका जो कुछ भी कहिए, कहीं ना कहीं वो चीजें जब टूट रही हैं तो ये अंदर से दुखी हो रहे हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी है इसलिए मैं आपको यही रोक रही हूँ राजीव रंजन जी, लेकिन यही सवाल बना हुआ है कि क्या इस तरीके, एक तो ये सवाल पूछना गलत नहीं है, क्या इसको लेकर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, एक बड़ा प्रश्न ये। दूसरा बड़ा प्रश्न ये कि क्या इस वक्त पर जब हम कोरोना के खतरे से अभी भी लड़ रहे हैं, इस वक्त पर ये सियासत करनी या इस बातें पूछनी जायज ठहरा सकते हैं? ये सही समय है ये सवाल पूछने के लिए? ये भी एक बड़ा सवाल है। बढ़ रहे आगे, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे गाँव वालों को खदेड़ दिया। दमदम में बिजली और पानी की सप्लाई को लेकर गांव के लोगों ने पहले प्रदर्शन किया और फिर सड़क को जाम कर दिया। पुलिस ने पहले गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले जब नहीं माने तो पुलिस ने बलपूर्वक गांव वालों को खदेड़कर रास्ता चालू करवाया। उधर दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से मजदूर अपने राज्यों में लौट गए हैं। ऐसे में गर्मी बढ़ने से परेशान लोगों को कम कीमत पर सड़क किनारे पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। गर्मियों में मजदूर पानी बेचने का काम करते थे, लेकिन अब मजदूरों की कमी दिल्ली में साफ दिख रही है।
तस्वीरों में नज़र आ रही हैं वो मशीनें हैं जिनसे आप आमतौर पर गर्मी के दिनों में 2 रुपए का गिलास पानी पिया करते थे। सड़कों के किनारे आमतौर पर ये मशीनें नज़र आती थी। कृष्ण कुमार जी हमारे साथ हैं जिनकी अंडर में तमाम मशीनें हैं और इनका ये कहना है कि इनके पास मजदूर नहीं है इन्हें चलाने के लिए। कोरोना के चक्कर में ही जो ऐसी दहशत थी सबको कि हम यहाँ नहीं रहेंगे और वो सब अपने अपने घरों में चले गए। तो आपने रोकने की कोशिश की, उनका इंतजाम किया था? हाँ जी, खाना वाना का इंतजाम था, खिलाते थे उनको खाना वाना, लेकिन वो कह रहे नहीं हम रुकेंगे नहीं, हम अपने घर ही जाएंगे, क्योंकि एक तो त्यौहार भी आ गया ईद की वजह से भी वो परेशान थे कि चलो जी ईद भी मनाएंगे घर में। अब ईद के चक्कर में जो है सब वहीं अपने घर में चले गए, तब से ये गाड़ियां जो है ऐसे खड़ी हैं। जिन लोगों के जरिए ये मशीनें चला करती थी वो फिलहाल मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये अभी भी इसी तरीके से पड़ी हुई हैं जिस तरीके से पिछले 2 महीने लॉकडाउन के दौरान ये पड़ी रहीं। कैमरामैन राजेश के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। उधर गुजरात के दाहोद में रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस जाने से वहां दहशत फैल गई। तेंदुए को देखकर शोर मचा तो वो एक मकान के पास खड़ी कार के पीछे छिप गया। लोगों के आसपास दिखने के बाद तेंदुआ वहां से दूसरी इमारत की तरफ भाग गया। वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुट गई। लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे मजदूरों की भीड़ के बीच मुंबई के दहिसर चेक नाके में मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिली। दहिसर चेक नाके पर बड़ी संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए और ये सभी मजदूर बिना किसी रजिस्ट्रेशन के यहाँ पहुंचे थे। मजदूरों की भारी भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां भी उड़ गई। गांव लौटने के लिए दरअसल ये मजदूर यहाँ पर इकट्ठा हुए, लेकिन इतनी भारी तादाद में ये लोग इकट्ठा हो गए कि पुलिस वाले भी आप देख रहे होंगे तस्वीरों में खड़े हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर इन लोगों से नहीं करवा पाए। हालांकि बहुत सारे लोगों के चेहरे पर आप मास्क देखेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग इनके बीच में नदारद रही। यूपी के चंदेली में विशाखापट्टनम से बिहार जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने ट्रेन से उतरकर पटरी पर ही हंगामा शुरू कर दिया। यात्रियों ने ट्रेन के मुगलसराय स्टेशन के आउटर पर पहुंचने के बाद हंगामा किया, जिसकी वजह से रात भर ट्रेन वहीं रुकी रही। यात्रियों ने पटरी पर पत्थर रखकर ट्रेन रोकी और सुविधा नहीं मिलने और ट्रेन के लगातार लेट होने के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। गुजरात के अमरेली में 2 शेर एक ट्रैक्टर ट्रॉली के सामने से गुजरे। ये घटना अमरेली के हालरिया गांव की है। यहाँ पर रेत की भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी, तभी सामने से 2 शेर आ गए। इसके बाद ड्राइवर ने ट्रैक्टर को वहीं रोक दिया और दोनों शेर वहां से गुजर गए। दोनों शेरों के वहां से गुजरने के बाद ट्रैक्टर लेकर ड्राइवर आगे बढ़ा। चेन्नई में डीएमके नेता आरएस भारती की भड़काऊ भाषण मामले में गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। चेन्नई के कोर्ट के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। इस दौरान किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और लोग तय दूरी पर नहीं खड़े थे, बल्कि एक दूसरे के बहुत पास खड़े दिखाई दिए। और तो और कोर्ट के बाहर मौजूद ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,654 नए मरीज सामने आए हैं, जो 24 घंटे में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,25,000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से देश भर में 137 लोगों की मौत हुई। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और बहुत ज्यादा यहां पर तादाद है। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 44,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 14,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या में तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 12,268 मरीज हो चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 12,000 से ज्यादा है।
5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या करीब 6,500 है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 16 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 3,30,000 के पार पहुंच चुकी है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,26,000 के पार पहुंच चुकी है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,54,000 से भी ज्यादा है। 5वें नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,34,000 से ऊपर है। अब एक तस्वीर अहमदाबाद की है। अहमदाबाद में 10 महिलाएं कोरोना से जंग जीतकर लौट चुकी हैं। खास बात ये रही कि कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से जब इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, तब सभी महिलाएं गर्भवती थीं, लेकिन इलाज के दौरान ही इन्होंने बच्चे को जन्म दिया। और अब जब वो कोरोना से जंग जीतकर लौटी तो अपने बच्चों के साथ लौटी, जिसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आई। तो अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। इन महिलाओं को हालांकि अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। कोरोना से ये जंग उन्होंने लड़ी, उनके साथ साथ ये बच्चे जो उनके पेट में थे उन्होंने भी ये जंग लड़ी। और अच्छी बात और खुशी की बात यही है कि ये बच्चे सारे सुरक्षित हैं, इनकी माँ भी अब सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर हैं और अपने घर के लिए अब जा चुके हैं। यूपी के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इकराम कुरैशी के घर पर रमजान में खाने का सामान बांटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर मजाक उड़ा। खाने का सामान पाने के लिए यहां पर भीड़ छीना झपटी करती दिखी। इस भीड़ में आदमियों और महिलाओं के साथ बच्चे भी दिखाई दिए। मौके पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था और ना ही किसी ने मास्क लगा रखा था। हालात ये थे कि मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने भी न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की जहमत उठाई और ना ही खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। मीडिया ने जब विधायक महोदय और मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों से सवाल जवाब किया तो उल्टा पत्रकारों को ही नसीहत देने लगे। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने विधायक और उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये मेरे यहाँ हर साल जुमतुल अलविदा पर होता चला आया है, मेरे वालिद के ज़माने से। उसी तरह से भीड़ इकट्ठी होती थी और उसी तरह ये आ गए हैं। मैं सोशल डिस्टेंस कर रहा हूँ। भीड़ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब ये भीड़ है, आ रही है तो क्या करूँ? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई भी इसमें नहीं हो रहा है ना। आप बनवा दो सोशल डिस्टेंसिंग। यहाँ पर आप लोग अधिकृत पत्रकार नहीं है, इसलिए जो है पत्रकारिता न करें, रेड जोन है। ये तो जाहिल हैं। ओके सर, ओके। तो आप लोग भी यही कर रहे हैं हरकतें। प्लीज आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, समाज के कुछ मदद करा देंगे। आप भीड़ को ये कह सकते हैं कि आप लोग जाएं। उधर दिल्ली के पास गुरुग्राम में सैनिटाइजर बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की करीब 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त कंपनी में काम चल रहा था। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दमकल की गाड़ियां हालांकि मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने की कोशिश यहां पर हो रही है, लेकिन धुआं जो उठता हुआ आप देख रहे होंगे, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक ये तस्वीर और कितना यहां पर नुकसान जरूर हुआ होगा। सैनिटाइजर बनाने वाली ये कंपनी गुरुग्राम की, जहां पर ये आग लगी, किस वजह से लगी ये अभी साफ नहीं है। कोशिश अभी यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन इसका उठता धुआं कई किलोमीटर से दूर से देखा जा सकता है। उधर जामनगर में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज परिवार ने प्रशासन से अपने भूखे बच्चे की मदद करने की गुहार लगाई। दरअसल इस परिवार को महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई और महिला के पति के साथ 2 बच्चों को भी क्वारंटीन कर दिया गया। जिस इलाके में वो महिला रहती थी वो इलाका पहले से ही क्लस्टर क्वारंटीन में है, जिसकी वजह से बच्चे भूखे रहने को मजबूर हैं। घर में राशन खत्म हो गया है और बच्चे बिस्किट से गुजारा कर रहे हैं। उधर अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर एक लग्जरी बस में आग लग गई। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त बस में 25 यात्री सहित 28 लोग बस में सवार थे। बताया जा रहा है कि ये बस बेंगलुरु से राजस्थान के जोधपुर जा रही थी। बस में आग लगने की घटना एक्सप्रेसवे पर गुजरात के खेड़ा के नजदीक एक गांव में, जहां पर पेट्रोल पंप था, उसके पास घटी। इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ और पेट्रोल पंप के स्टाफ की मदद से समय रहते सभी बस यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया।
दिल्ली सरकार का एक विज्ञापन अब एक नए विवाद की वजह बन गया है। सिविल डिफेंस में भर्ती के इस विज्ञापन में लिखा है कि भारत का नागरिक हो या भूटान का, लेकिन इसके साथ ही लिखा है सिक्किम की प्रजा हो। बस इसी बात को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अखबार में छपे इस विज्ञापन पर सवाल उठा दिए। विवाद तो इतना बड़ा हो गया कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे देश के एक राज्य को ही देश के बाहर घोषित कर दिया। वहां के नागरिकों को भारत की नागरिकता से ही अपने ऐड में महरूम कर दिया। तो ये विवाद ही नहीं है, ये तो इतनी बड़ी बात है कि एक प्री प्लान ऐड, किसी के अखबार में ऐड आता है और उसमें मुख्यमंत्री जी की फोटो लगी है। मतलब ये जो कुछ भी कह रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं और ये कहते हैं कि हम जो ऐड दिए हैं जिसमें हम भर्ती करेंगे उसकी पात्रता या तो भारत का नागरिक हो या भूटान, नेपाल या सिक्किम की प्रजा हो। तो सिक्किम तो भारत का राज्य है। एक सरकार इतनी अनाड़ी कैसे हो सकती है? अखबारों में छपे सिविल डिफेंस में भर्ती के विज्ञापन को लेकर बीजेपी के सवाल पर दिल्ली सरकार ने सीधे तौर पर तो कोई सफाई नहीं दी। अलबत्ता सूत्रों के हवाले से यह खबर जरूर सामने आई कि विज्ञापन में हुई चूक को ठीक करवाया जा रहा है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक अखबार के विज्ञापन में हुई गलती प्रशासनिक स्तर पर टाइपिंग की वजह से हुई है। साइकिल से अपने पिता को दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर बिहार के दरभंगा ले जाने वाली ज्योति कुमारी को साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने टेस्ट के लिए बुलाया है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर ज्योति उनके मानकों पर खरी उतरती हैं तो न सिर्फ साइकिल टूर्नामेंट के लिए ज्योति को ट्रेनिंग दी जाएगी बल्कि उसके पढ़ने, लिखने, खाने पीने का खर्चा भी फेडरेशन उठाएगी। ज्योति को जल्द ही दिल्ली आने को कहा गया है। इस खबर के बाद ज्योति के परिवार वाले बेहद खुश। ज्योति को भी उम्मीद है कि वो साइकिलिंग फेडरेशन की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। हमको बोला साइकिल में रेस लगाने के लिए और दिल्ली से आया था, बोल रहा था साइकिल में रेस लगाने के लिए। हम बोले ठीक है हम लगाएंगे, लेकिन 1 महीना का टाइम दिया है, 1 महीना के बाद तुम चलेगी। बोले ठीक है। यहाँ पे हम सूचना मिला जो वहाँ से फ़ोन आया है जिनको भी बुलाया गया है। मैंने कोशिश किया अगर वहाँ तक सक्षम होंगे तो हम वहाँ तक पहुँचाएंगे लड़की को। इस ज़माने में लड़की लड़के से कम नहीं हो सकता है। जो नाम लड़के करते हैं आज के ज़माने में लड़की भी नाम ऊंचा करके अपने माता पिता को रख सकते हैं। दिल्ली में लॉकडाउन में राहत दिए जाने के बीच शहर के सभी पार्क को नियमों का पालन करते हुए खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि पार्क में सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग वॉक की ही अनुमति है, जबकि जिम और योग करने पर रोक जारी रहेगी। वहीं 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग और 10 साल से छोटे बच्चों को भी पार्क में जाने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं सभी पार्क सुबह और शाम 2 वक्त सिर्फ 3 घंटों के लिए खोले जा सकेंगे। पाकिस्तान में हुए विमान हादसे में मरने वालों की संख्या 97 हो गई है। इस बीच विमान के हादसे से ठीक पहले का एक वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो उस इलाके में लगे एक सीसीटीवी का है जहां पर ये विमान क्रैश हुआ। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि विमान तेजी से नीचे की ओर आ रहा है और सीधे जमीन से टकराता है। जिस वजह से विमान जमीन से टकराता है वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें भी उठती दिखाई देती हैं। मैंने देखा है कि वो जब हिट हुआ है, हिट होने के बाद जब मेरी आंखें खुली हैं मैंने देखा है तो हर तरफ आग ही आग थी, कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था और चीखों पुकार थी, बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की, सब चीखों पुकार थी, सब अपनी जानें बचाने में लगे हुए थे। दिल्ली में कोरोना के संकट के बीच अब गर्मी भी लोगों को परेशान करने लगी है। दिल्ली में पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक बढ़ते तापमान के सितम अभी और जारी रहेंगे, यानी अभी लोगों को इसी गर्मी से जूझना होगा। दिक्कत तो पड़ती है, अभी देख लो कैसे पसीना पसीना आ जाता है, क्या करें। अब लगाना भी तो जरूरी पड़ता है और नहीं लगाए जब भी नहीं, सैनिटाइज भी रखना पड़ता है, साथ में हेलमेट से रखना पड़ता है। गर्मी तो ज़्यादा है मैडम, मास्क लगा देता और गर्मी लगता है। 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब हो रही है। इतनी धूप में काम कर रहे हैं हम भी तो पसीने पसीने में हो जाते हैं।